मुंबई में इन दिनों शिवसेना का पोस्टर चर्चा का मसला बना हुआ है। पोस्टर में बाल ठाकरे की तस्वीर के साथ बड़े अक्षरों में लिखा है एकता टाइगर, यानी एक ही टाइगर। लेकिन आज मुंबई में जिस तरह से पुलिस कमिश्नर पद से अरूप पटनायक का तबादला हुआ, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं कि असली टाइगर कौन है, बाल ठाकरे या फिर राज ठाकरे। पुलिस की मंजूरी के बगैर 21 अगस्त को जब मुंबई के आजाद मैदान में एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने दहाड़ लगाई थी, तो उनके सीधे निशाने पर थे महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल और मुंबई के पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक। हजारों समर्थकों की भीड़ के सामने राज ठाकरे ने दोनों से इस्तीफा मांग लिया था। आर पाटील, अरूप पटनायक, मला फक्त यांना एवढंच सांगायचं या गोष्टीचं, थोडीशी जर लाज उरली असेल ना, थोडीशी, तर स्वतःहून राजीनामा देऊन मोकळे व्हा। थोडीशी जर लाज उरली असेल। 11 अगस्त को मुंबई में आजाद मैदान में हुई हिंसा को लेकर राज ने अरूप पटनायक पर निशाना साधा और 2 दिन के भीतर पटनायक पर गिर गई गाज। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक को हटाकर उनकी जगह सत्यपाल सिंह को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया। सत्यपाल अब तक महाराष्ट्र के एडीजीपी थे। माझ्या सर्वप्रथम माझी प्राथमिकता की पोलिसांच्या मनधैर्य कसा मोर्चा करू शकतो, लोकांचा विश्वास कसा पुनः प्राप्त करू सकतो। नए पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने यह मान लिया है कि 11 अगस्त को मुंबई में हुई हिंसा की वजह से मुंबई पुलिस की छवि पर असर पड़ा है और उनका मनोबल भी घटा है। यानी इसका साफ मतलब है कि इसी घटना की गाज अरूप पटनायक पर पड़ी और उनको अपनी कुर्सी खोनी पड़ी। भले ही सरकार ये कह रही हो कि उन्हें प्रमोशन देकर नई जगह भेजा गया है। अब नए पुलिस कमिश्नर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि ये छवि में वो कैसे सुधार लाते हैं। मैं अपना एक सत्यपाल पुलिस के गिरे मनोबल की बात कर रहे हैं। राज ठाकरे ने भी यही आरोप लगाया था कि पटनायक की वजह से मुंबई की पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। पटनायक पर आरोप है कि हिंसा भड़काने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने से उन्होंने पुलिस को रोका था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पटनायक का तबादला राज की जीत है? क्या राज ठाकरे के दबाव में हुआ तबादला? पुणे में राज ठाकरे ने इस पर साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल पर बंदूक तानकर अपने बुलंद हौसले का इजहार करने में देर नहीं लगाई। त्याला जर समजा एखादं खातं कळत नसेल तर मग स्वतः राजीनामा द्यावा। ज्याची आपल्याला गती नाही, सतत त्या पदांवरती येऊन बसायचं आणि त्यांची पण बोललो 26/11चा प्रकरण झालं, ज्याच्यात त्याला काढून टाकलं होतं आणि काढून टाकल्यानंतर परत निवडणुका झाल्यावरती परत ती गृहमंत्री होतं, म्हणजे परत असल्या प्रकारची सगळ्या गोष्टी होतात। त्याच्यानंतर परत बॉम्बस्फोट होतात, मुंबईत होतात, पुण्यात होतात, सगळीकडे होतात। आपल्याला जर खात्याचं समजा जमत नसेल, कळत नसेल तर आपण स्वतःवर राजीनामा द्यावा, आपल्याला समजेल ते खातं बघावं। लेकिन शिवसेना इसका सहरा राज ठाकरे के सिर पर बंधने नहीं देना चाहती। हालांकि पार्टी ये जरूर मानती है कि सियासी दबाव की वजह से ही पटनायक का तबादला हुआ और अब बारी आर पाटिल की है। पूरे महाराष्ट्र का दबाव था, मुंबई का दबाव था और पटनायक को जाना ही था, लेकिन सिर्फ कमिश्नर जाने से कुछ नहीं होगा। हमारी मांग गृह मंत्री की इस्तीफे की भी है, वो बाकी है और उसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पटनायक के तबादले पर कोई कुछ कहे, लेकिन सरकार इस बात से इनकार कर रही है कि पटनायक का ट्रांसफर राज ठाकरे या किसी सियासी दबाव में लिया गया है। गृहमंत्री आर पाटिल कहते हैं कि पटनायक के ट्रांसफर की प्रक्रिया 11 अगस्त की हिंसा से पहले ही शुरू हो गई थी और खास बात यह है कि उन्हें सजा नहीं दी गई है, बल्कि उन्हें डीजी रैंक पर प्रमोट कर महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एमडी बनाया गया है। लेकिन ये सब कार्रवाई 6 जुलाई से जारी थी। 8 अगस्त को प्रस्ताव तैयार किया गया था। 16 अगस्त को डीपीसी ने मान्यता दी थी और आज प्रमोशन दिया गया। मनसे के लोग, शिवसेना के लोग चिल्ला रहे हैं कि हम इसका ट्रांसफर करना होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसे में ट्रांसफर होना ऐसा लगता है कि उनकी जीत हो गई है।
और एक जिस अफसर ने अच्छा कंट्रोल किया उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसको जो उसका विरोध होगा उसको जो है इनाम देने के बजाय सजा दी गई, इसका मैं विरोध करता हूँ। आजाद मैदान के दंगों की गाज आखिरकार अरूप पटनायक पर गिर ही गई, लेकिन सरकार इस तबादले को रूटीन ट्रांसफर बता रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि इस पूरे मसले का राजनीतिक फायदा राज ठाकरे को मिल सकता है। बहरहाल बीजेपी इससे खुश नहीं है। पार्टी का कहना है कि आजाद मैदान में हिंसा न रोक पाने के लिए अरूप पटनायक को सजा मिलनी चाहिए थी, न कि प्रमोशन। 11 अगस्त की तारीख को जो आजाद मैदान में हुआ उसके बारे में अगर कुछ सजा करनी थी तो 12-13 तारीख को अरूप पटनायक को छुट्टी पर भेजना जरूरी था। तो ये कोई सजा नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं है, ये सीधा सीधा लोगों को उल्लू बनाने का तरीका है। अरूप पटनायक के तबादले को सरकार प्रमोशन कहे या नौकरशाही का रूटीन मामला, जिन हालात में पटनायक का तबादला हुआ है उसका श्रेय अगर राज ठाकरे ले तो ये लाजमी है, क्योंकि राज ठाकरे ही थे जिन्होंने खुलकर हजारों समर्थकों के बीच पटनायक और पाटिल के इस्तीफे की मांग की थी। रोक के बावजूद रैली कर राज ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। ये दिखाने की कोशिश की थी कि मुंबई के असली टाइगर वही हैं। पुणे से पंकज खेलकर के साथ पंकज उपाध्याय, कमलेश सुतार और साहिल जोशी, मुंबई आज तक। कमिश्नर का तबादला और अब गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग। राज ठाकरे की सियासत आक्रामक है। 21 अगस्त को उनकी रैली भी वैसी ही थी। पुलिस की मंजूरी न मिलने के बावजूद उन्होंने शक्ति प्रदर्शन कर शिवसेना से सियासी लीड ले ली, लेकिन शिवसेना भी कहां पीछे रहती। पार्टी ने बड़े बड़े पोस्टरों के जरिए इसका जवाब दे दिया। सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर की तर्ज पर मुंबई में लगा ये पोस्टर महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना और एमएनएस के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग का प्रतीक है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में शिवसेना का पोस्टर राज ठाकरे की रैली के ठीक बाद लगाया गया। ऐसे में इस पोस्टर को राज ठाकरे को शिवसेना के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल पुलिसिया रोक के बावजूद राज ठाकरे ने जिस अंदाज में 21 अगस्त को विशाल रैली की, उससे उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर अपनी दबंग वाली छवि पुख्ता कर ली। ऐसे में शिवसेना ने पोस्टर जारी कर जतलाने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र में टाइगर सिर्फ शिवसेना सुप्रीमो ही है और कोई नहीं। वैसे इस पोस्टर के और भी मायने निकाले जा रहे हैं। पोस्टर में शिवसेना का पुराना नारा गर्व से कहो हम हिंदू हैं लिखा गया है, यानी इसके जरिए शिवसेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वही हिंदुओं की एकमात्र हितैषी है। यही कोशिश राज ठाकरे की रैली से एक रोज पहले उद्धव ठाकरे ने भी की थी। ये 20 अगस्त की तस्वीर है, राज ठाकरे की रैली से ठीक एक दिन पहले की। दक्षिण मुंबई में बीएमसी दफ्तर से सटे अमर जवान मेमोरियल पर उद्धव ठाकरे भी उसी मकसद से पहुंचे थे जो मकसद अगले रोज राज ठाकरे ने साधा, लेकिन एक रोज पिछड़कर भी सुर्खियां राज लूट ले गए। उद्धव ठाकरे ने भी 11 अगस्त को आजाद मैदान में भड़की हिंसा और इसे रोकने में पुलिस की नाकामी के खिलाफ हुंकार भरी थी। उस रोज उन्होंने भी हालात से निपटने में नाकामी के लिए मुंबई के पुलिस कमिश्नर और राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल का इस्तीफा मांगा था। किसानचं रक्षण करू शकत नाही तो जनतेचं रक्षण काय करणार? जनतेचं रक्षण काय करणार? आणि म्हणून पोलीस आयुक्त असो आर पाटील असो नुसतं एवढ्यावरती भागणार नाही की पोलिसांचं मनोधैर्य खच्ची करणारे अधिकारी जागेवर राहता कामा नयेत, मंत्री जागेवर राहता कामा नयेत। उद्धव जिन नारों और पोस्टरों के बीच अमर जवान मेमोरियल पहुंचे थे, उससे साफ इशारा मिला कि शिवसेना अब हिंदुत्व के पुराने एजेंडे की तरफ लौट रही है। शिवसेना का बदला रुख एक तरह से खोई जमीन फिर से पाने की कवायद है। चूंकि राज ठाकरे मराठी मानुस का एजेंडा पहले ही हाईजैक कर चुके हैं, ऐसे में शिवसेना के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं बचा है। आदित्य मन के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और शिवसेना जिस खोई जमीन को वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है उसे राज ठाकरे पूरी तरह से हथिया चुके हैं। राज और उद्धव की सियासी लड़ाई पुरानी है। हालांकि पिछले महीने राज जब सीने में दर्द की शिकायत के बाद उद्धव का हाल जानने मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचे थे तो दोनों के सियासी मिलन की भी अटकलें शुरू हो गई थी। लेकिन राज का फंडा साफ है, निजी रिश्ते अपनी जगह और सियासी अपनी।
ये तस्वीर 16 जुलाई की है। बीमार भाई उद्धव ठाकरे का हालचाल जानने न सिर्फ लीलावती अस्पताल गए राज ठाकरे, बल्कि खुद कार ड्राइव कर घर भी ले आए। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो उद्धव के दिल की बीमारी ने बिछड़े भाइयों के दिल मिला दिए। भारत मिलाप की इस तस्वीर से महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आ गया। अटकलें आने लगी कि जो भाई पिछले 6 सालों से एक दूसरे पर वार पलटवार करते आ रहे थे, जिनमें होड़ मची थी खुद को मराठी मानुष का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की, वो अब हाथ मिला सकते हैं। इन अटकलों की बड़ी वजह बताई गई महाराष्ट्र में 2014 में होने वाला विधानसभा चुनाव, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे का कद बढ़ रहा है, वो शिवसेना के वोट बैंक में ही सेंध लगा रहा है। मुंबई के साथ साथ पुणे और नासिक के निकाय चुनाव में शानदार कामयाबी से एमएनएस ने इसे साबित भी किया था। लेकिन इन अटकलों पर राज ठाकरे ने पानी फेर दिया। मुंबई के आजाद मैदान की रैली में भी राज ठाकरे ने शिवसेना के मराठी मानुष का नारा बुलंद कर शिवसेना के हिंदुत्ववादी एजेंडे में सेंध लगा दी। हा कुठच्या धर्माचा विषय नाहीये। जे पोलीस अधिकारी जे कॉन्स्टेबल होते, ज्या माझ्या भगिनी होत्या, महिला, ते माझे सगळे मराठी बांधव होते, माझ्या सगळ्या मराठी भगिनी होत्या, त्यांच्यासाठी म्हणून आज रस्त्यावर इथे आले। मला फक्त या राज ठाकरेला फक्त एकच धर्म समजतो आणि तो धर्म आहे महाराष्ट्र धर्म। तो धर्म सोडून दूसरा धर्म समजत नाही मला। राज के नए तेवर से साफ है, घरेलू रिश्ते अपनी जगह हैं और सियासत अपनी जगह। ये राज ठाकरे के आक्रामक अंदाज का ही नतीजा है कि पाटिल और पटनायक का इस्तीफा सार्वजनिक रूप से राज से पहले मांगने वाले उद्धव इसका श्रेय लेने में राज से पिछड़ गए। राज की नई टाइगर छवि के पीछे है उनका आक्रामक अंदाज। पिछले 4 साल के उनके एजेंडे पर गौर कीजिए, पाएंगे कि मौका मिलते ही मुद्दा हथियाने में वो पीछे नहीं रहते। 2012 में मुंबई ठाणे समेत कई जगहों पर टोल टैक्स प्लाजा को निशाना बनाया गया और अवैध वसूली का आरोप लगाया। 2008 में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया। 2009 में अबू आजमी के महाराष्ट्र विधानसभा में हिंदी में शपथ लेने पर जमकर हंगामा मचाया। 2009 में पाकिस्तानी हास्य कलाकार के खिलाफ तोड़फोड़ की और महाराष्ट्र के लोगों को मौका देने की मांग की। 2009 में ही नासिक में उत्तर भारतीयों के रिपब्लिक डे कार्यक्रम में तोड़फोड़ की। 2008 में रेलवे की परीक्षा में उपद्रव किया और उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया गया। जाहिर है बार बार महाराष्ट्र के लोगों के मुद्दे से खुद को जोड़कर राज ठाकरे ने खुद को असली टाइगर दिखाने की कोशिश की है। यही वजह है कि इसके जवाब में शिवसेना को पोस्टर वॉर शुरू करना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पोस्टर से जनता इत्तेफाक रखती है? आदित्य अमन और कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। संसद में लगातार तीसरे दिन कामकाज नहीं हुआ। बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही और कांग्रेस बहस की ताल ठोकती रही। लेकिन राहत की बात यह कि सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत के रास्ते खुल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक गतिरोध तोड़ने का रास्ता भी ढूंढ लिया जाएगा। इस बीच एनडीए इस कोशिश में लगा है कि तमाम विपक्षी दलों का महागठबंधन बनाकर सरकार को घेरा जाए। कोयला घोटाले पर संसद के दोनों सदनों में लगातार तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। बीजेपी पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ी रही। प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दे तो गतिरोध तुरंत टूट सकता है, उसके बिना कोई बातचीत नहीं होगी आगे। हम लोग अड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि प्रश्नकाल स्थगित होते ही सरकार ने गतिरोध तोड़ने की कवायद शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने तमाम विपक्षी सदस्यों को बातचीत का न्योता भेजा तो राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने भी सर्वदलीय बैठक बुला ली। मीरा कुमार के न्योते पर तो बीजेपी नेता नहीं गए, लेकिन ये संदेश जरूर भेज दिया कि अब बातचीत सोमवार को होगी। राज्यसभा में अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद ने सर्वदलीय बैठक में भाग तो लिया, लेकिन सरकार को जमकर घेरा, जिसमें तमाम विपक्षी दलों का साथ भी मिला। शून्यकाल में सदन स्थगित होने के बाद डीएनए के नेता एक बार फिर मिले और तय हुआ कि सोमवार को पूरे विपक्ष की एक बैठक बुलाई जाए। शरद यादव कई पार्टियों के संपर्क में हैं। जो बात चल रही है और जो पार्लियामेंट में हो रहा है उसमें एनडीए की सब लोगों की यूनानिमस राय के साथ हो रहा है। लीगली सस्टेनेबल। सोमवार को तमाम विपक्षी दलों की एकजुटता का संदेश देते हुए एक ऐसी बहस पर सहमति बनने के आसार हैं जिसमें वोटिंग हो।
वैसे सरकार की जीत तो तय है, लेकिन साफ है कि दोनों पक्षों के लिए पीछे हटने का रास्ता मिल जाएगा। गवर्नमेंट जो अपना दायित्व है उसका निर्वाह करती है, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ऐसा चाहती है और हर गवर्नमेंट को ऐसा चाहना चाहिए कि व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ रूप से चले और आम सहमति से चले, सच्चाई सामने सभी रखें। वैसे सरकार पर चौतरफा दबाव बनाने के लिए बीजेपी ये भी संकेत देने लगी थी कि उनके सभी सांसद लोकसभा और संसदीय समितियों से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन आला नेताओं ने इसे आधारहीन और काल्पनिक बताकर पल्ला झाड़ दिया। यहां तक कि जेपीसी से वॉकआउट किए बीजेपी नेताओं ने भी कहा कि अभी जेपीसी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। सरकार विपक्ष की बातों का संज्ञान नहीं ले रही है, क्या इसको लेकर संसदीय समितियां भी छोड़ने का इरादा कर रही है क्या पार्टी? देखिए, ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं है, कोई निर्णय लेके तो आपको बता देंगे। हम क्या प्रतिक्रिया होती है जेपीसी के चेयरमैन श्री चाको की, उसका इंतजार करेंगे और उस इंतजार करने के बाद उनकी प्रतिक्रिया जानकर फिर अपना अगला कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे। जाहिर है शुक्रवार का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा, लेकिन अगले हफ्ते समझौता भी हो जाएगा। इस बात पर मंथन भी हो जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा, लेकिन नुकसान तो आम आदमी का ही हुआ। बीजेपी पीएम के इस्तीफे पर अड़ी है, लेकिन समझौते की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक कोई रास्ता निकल आएगा। आखिर अड़ के पलट जाने का नाम ही राजनीति है, लेकिन नुकसान तो आम आदमी का हो रहा है, जिसके गाढ़े खून पसीने की कमाई और उम्मीदें हंगामे की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। और अब गीतिका सुसाइड केस से जुड़ी खबर, जिसमें कांडा की एक अहम राजदार तक पुलिस के हाथ पहुंच गए हैं। पुलिस को अंकिता का सिंगापुर में एक सुराग मिला है और पुलिस जल्द से जल्द इस केस में कांडा के खिलाफ सबूत जुटाने में लग गई है। 3 किरदार जिन पर टिका है गीतिका सुसाइड केस की गुत्थी सुलझाने का दारोमदार। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और कांडा की कंपनी में काम करने वाली अरुणा चड्ढा पर तो पुलिस शिकंजा कस चुकी है। अब बारी है अंकिता की। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने अंकिता को ढूंढ निकाला है। पुलिस के मुताबिक अंकिता सिंगापुर में है। पुलिस उससे बातचीत भी कर चुकी है और उसने जल्द जांच से जुड़ने का भरोसा दिलाया है। गीतिका सुसाइड केस में अंकिता की गवाही अहम मानी जा रही है, क्योंकि गीतिका की सुसाइड नोट में गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा के अलावा तीसरा नाम अंकिता का था। अपने सुसाइड नोट में गीतिका ने अंकिता के बारे में लिखा था कि वो गोपाल कांडा को अपने बच्चे का पिता बताती थी, लेकिन गीतिका की खुदकुशी के बाद से अंकिता का कोई पता नहीं था। उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस गोवा से लेकर तमाम जगहों पर छापे मार रही थी। गीतिका शर्मा सुसाइड केस में पुलिस के हाथ तुरुप का इक्का लगा है। पिछले कई दिनों से पुलिस अंकिता को तलाश रही थी और आखिरकार पुलिस ने उसे खोज निकाला। अब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल पुलिस अंकिता से ये जानना चाहती है कि गोपाल गोयल कांडा और गीतिका शर्मा के बीच कैसे रिश्ते थे। पुलिस ये भी जानना चाहती है कि अंकिता, नूपुर मेहता, गोपाल गोयल कांडा और गीतिका शर्मा में किस तरह के रिश्ते थे। यही नहीं, गीतिका के साथ हुए झगड़े की सच्चाई भी अंकिता खोल सकती है। अंकिता बता सकती है कि गोपाल कांडा से उसके रिश्ते क्या थे। रिश्ते सिर्फ पेशेवर थे या फिर निजी हद तक, जिसका इशारा गीतिका ने सुसाइड नोट में किया है, क्योंकि डांसर से होटल मैनेजर तक का अंकिता का सफर चौंकाने वाला है। यानी गीतिका सुसाइड केस में अंकिता से दिल्ली पुलिस ढेर सारे राज उगलवा सकती है। यही है गोवा के कालीगांव की मॉडर्न लीगेसी कॉलोनी, जहां अंकिता रहती थी। बताया जाता है कि अंकिता पहले पेशे से डांसर थी और कांडा की मेहरबानी से वो उसके होटल में मैनेजर बन गई। कहा जाता है कि इसी होटल गोवा हाईराइज में गीतिका का अंकिता और नूपुर मेहता से झगड़ा हुआ था। बाद में गीतिका ने फर्जी थाने में अंकिता और नूपुर के खिलाफ जान से मारने का आरोप लगाते हुए केस भी दर्ज कराया था। इस केस में अंकिता और नूपुर को गिरफ्तार भी किया गया था। इस कंप्लेंट के उपलक्ष्य में एक हमने केस दर्ज किया था, जिसमें जो अक्यूज्ड है नूपुर मेहता और अंकिता, उनको अरेस्ट किया था और उसके बाद ये केस अभी फिलहाल अंडर ट्रायल है। साफ है अंकिता केस की अहम कड़ी साबित हो सकती है, बशर्ते वो अपने वादे के मुताबिक पुलिस को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाए। गोवा से अनिल लाट के साथ हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। जो बारिश राजस्थान में राहत लेकर आती है, वही बारिश की बूंदें राजस्थान में कहर बनकर टूटी हैं। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश अभी भी तबाही मचा रही है। राजस्थान के शेखावटी इलाके में आफत की बारिश
थमी नहीं है। सीकर में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत हो गई है, कई घर गिर गए हैं और झुंझुनू और नवलगढ़ में बाढ़ ने सैकड़ों को बेघर कर दिया है। राजस्थान पर इंद्रदेव का कोप। सीकर में मौत बनकर आई बारिश। झुंझुनू में झमाझम बारिश से आई बाढ़। धौलपुर में चंबल खतरे के निशान के करीब। सीकर जिले के रानौली की शोभावती नदी में ऐसा उफान शायद ही किसी ने देखा हो। हमेशा सूखी रहने वाली नदी भारी बारिश के बाद सैलाब बन गई, जिसकी तेज धार में जो भी आया तिनके की तरह बह गया। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन की है। नदी की तेज धार में एक पुलिया बह गई और यहाँ जिंदगी के निशान ढूंढने की कोशिश हो रही है। लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ पानी के बहाव में बहने से 2 बच्चे और एक किशोर की मौत हो गई। सीकर शहर में एक पुरानी हवेली ढह जाने से एक 2.5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। कई गांव कस्बों में बाढ़ आ गई है। बारिश से कई मकान भी गिर गए हैं। सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं और जो जलमग्न जो घर हो गए उनको अपने घरों में ले जाके खाना भी खिला रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं। सारे के सारे सब कुछ मैं कह रहा हूँ कि आपसी भाईचारे की सौहार्द का जो वातावरण किसी को अगर देखना है तो हमारे यहाँ पे देखे, क्योंकि ये प्रकृति की लीला है और प्रकृति आपदा के अंदर किस प्रकार से लोग आपस में सहयोग करके और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लगातार भारी बारिश ने राजस्थान के झुंझुनू को भी रेगिस्तान से झील में तब्दील कर दिया है। झुंझुनू के सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है तो पास के नवलगढ़ का भी बुरा हाल है। नवलगढ़ का 30% इलाका पानी में डूबा है। ट्रैक्टरों में लगकर लोग पलायन कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि हम लगातार चारों तरफ से पंप लगाए हुए हैं और पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा पानी आ गया है इस इलाके में कि निकाला जाना संभव नहीं हो पा रहा है और कुछ दिनों तक इस तरह के हालात बने रहेंगे। डर ये लग रहा है कि दोबारा बारिश होती है तो हालात बदतर हो सकते हैं। अकेले नवलगढ़ में 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश से करोड़ों का नुकसान हुआ है। 5 सहायता शिविर में लोग शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश से चंबल नदी का पानी भी खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। धौलपुर के करीब नदी अभी 113 मीटर के स्तर तक पहुंच गई है। कोटा बैराज से पानी छोड़ जाने से जल स्तर तेजी से बढ़ने का खतरा है। चंबल नदी के कैचमेंट क्षेत्र में अत्यधिक बरसात को देखते हुए इस पुल पर चंबल नदी का जल स्तर बढ़ने की काफी संभावना है। इसी संदर्भ में आज सुरक्षा समीक्षा की गई है। बढ़ते जल स्तर पर तुरंत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। चंबल के गुस्से से बचाने के लिए आसपास के गांव वालों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं धौलपुर के इस पुल पर भी यातायात रोकने की नौबत आ सकती है। आज तक ब्यूरो।